मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर वोटिंग जारी है। बड़ी खबर आपको बताएं, 2533 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला हो जाएगा। 5.6 करोड़ मतदाता आज मतदान करेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 64,626 मतदान केंद्र आज बनाए गए हैं। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान मैदान में है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए आज यानी कि 17 नवंबर को वोटिंग हो रही है और 2533 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा और करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज वोट डालेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग का वक्त है और जो नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को सामने आएंगे। यानी मध्य प्रदेश में आप देखें वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये ताजा तस्वीरें भी हम आपको मध्य प्रदेश की दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इस बार बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मुख्य मुकाबला हमेशा की तरह बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही नजर आ रहा है। और यह भी देखना होगा इस बार के जो मध्य प्रदेश के चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। सवाल यह है कि क्या बीजेपी लगातार 5वीं बार सत्ता हासिल करती है या फिर कांग्रेस की यहां पर वापसी होती है। हमने देखा भी किस तरह से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर जो प्रदेश स्तर पर जो नेतृत्व है उसकी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी परंपरागत सीट बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो बड़े नेता कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। और भोपाल से इस वक्त हमारे साथ शुभम गुप्ता लाइव जुड़े हुए। शुभम, 7 बजे से मतदान शुरू हो गया, तस्वीरें जरा आप दिखाइए, किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है और लोगों के बीच मुख्य मुद्दे क्या है जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं आज? देखिए, बिल्कुल करुणा, सुबह 7 बजे का समय था मतदान के लिए और जैसा कि यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं और ये पहले मतदाता जो कि वोट कर अपना सबसे पहले आए हैं, उससे पहले आपको एक लंबी कतार भी दिखा देते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भोपाल के मतदाता जागरूक हैं और उत्साह भी खास तौर पर है कि सुबह 7 बजे से ही लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है और ऐसा ही उत्साह आज बना रहे, मत प्रतिशत बढ़े। पहले वोटर जो अभी अपना मत का इस्तेमाल करके आए हैं, क्या नाम है आपका? अरविंद सोनी। सोनी जी, किन मुद्दों पर वोट दिया आज आपने? वोट मुद्दों पे क्या, एक अपना कर्तव्य बनता है कि अपन को वोट डालना है, फिर अपनी किस सरकार को बनाना है ये तो अपनी सुरक्षा के ऊपर है। मतलब आज की स्थिति में मतलब हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है मत डालने के लिए और मैं यही कहना चाहूँगा कि वोट डालना सभी को जरूर। आप बताइए, आपने वोट का इस्तेमाल? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अजय पांडे नाम है। किन मुद्दों पर आपने वोट किया? मेन मुद्दा वही है, नौकरी जो है और महंगाई है, सभी वही मुद्दा है, मेन महंगाई वाले मुद्दा। महंगाई, बेरोजगारी, बिल्कुल मुद्दों पर वही मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी और कामकाज कुछ नहीं, गरीब परेशान हुए। काफ़ी ज़्यादा महंगाई है तो इस वजह से लगता है कि भाई ज़रूरी है, वोट तो खैर सभी को डालना चाहिए लेकिन मेन एक मुद्दा रख के डालना चाहिए। वो व्यक्ति विशेष नहीं, पार्टी विशेष नहीं, आपको जो तकलीफ है उस विषय पे डालें। ये तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि भोपाल के मतदाता जागरूक हैं। सुबह सुबह से यहाँ पर कतारें हैं। बेरोजगारी और महंगाई, ये बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में देखने को मिल रहा है। बेहद दिलचस्प मुकाबला है इस बार मध्य प्रदेश में कांटे की। और बिल्कुल शुभम, ये भी बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है। 3 केंद्रीय मंत्री समेत कुल 7 सांसद है जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई। आज उनके भाग्य का फैसला होगा। इस बीच छत्तीसगढ़ का हम रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में आज सेकेंड फेज के लिए मतदान जारी है। बची हुई सभी 70 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कुल मिलाकर 958 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। पाटन सीट से भूपेश बघेल मैदान में, अंबिकापुर विधानसभा सीट से टीएस सिंहदेव मैदान में है। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ पाटन सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की किस्मत का फैसला एक बार फिर से यहां से होना है, तो वहीं टीएस सिंहदेव जो कांग्रेस के बड़े और कद्दावर नेता है, आपका पूर्व विधानसभा सीट से मैदान में है।
और अमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से लाइव। अमित, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का माहौल है, लोगों के बीच क्या चर्चाएं हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल 7 बजे से जो वोटिंग की शुरुआत है वो विधिवत यहाँ पर कर दी गई है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ लोग हैं जो अपने मतदान केंद्र में वोटिंग करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन भीड़ जो है वो कुछ देर बाद, क्योंकि शहरी इलाका है, राजधानी रायपुर में फिलहाल मैं मौजूद हूँ। 4 विधानसभा रायपुर में आते हैं, ग्रामीण विधानसभा में फिलहाल यहाँ पर मौजूद हूँ। ग्रामीण विधानसभा जहाँ पर सत्यनारायण शर्मा जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, 4 बार 5 बार के विधायक भी रहे हैं, और उसके बाद अब उनके बेटे जो है वो पंकज शर्मा यहाँ पर चुनाव पर मैदान में है, कांग्रेस की प्रत्याशी है। वहीं अगर हम बात कर ले कि छत्तीसगढ़ में जो 70 विधानसभा है, टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, और उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जो इससे पहले फेज के चुनाव में वो जो 20 सीटों पर मतदान हुआ था, उस दौरान में वो चुनाव वहां पर मतदान के दौरान में मौजूद थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल 1,61,00,000 जो मतदाता है वो इन 70 विधानसभाओं में मत का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, किस्मत का फैसला यहाँ पर करेंगे। कांटे की टक्कर मानी जा रही है। रायगढ़ विधानसभा में ओपी चौधरी जो पूर्व आईएएस है, उनको मैदान में उतारा गया है। वहीं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के अरुण साव, वो भी यहाँ पर मैदान में है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहले ही जो 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था, उस दौरान में बस्तर से उन्होंने मतदान की प्रक्रिया को पूर्ण किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो 70 विधानसभा है, यही तय करेगा कि आखिरकार किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की 71 सीटों के साथ। बिल्कुल, तो आज की जो 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि इससे जो आखिर नतीजे क्या आते हैं उस पर एक बड़ा असर नजर आएगा। ये तय करती हुई 70 विधानसभा सीटें नजर आएंगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शुभम और अमित। तो इजराइल हमास की भीषण जंग और खौफनाक होती जा रही है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिमी गाजा में इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों का पूरी तरह से सफाया किया और अब ग्राउंड ऑपरेशन का यह अभियान दूसरे चरण में प्रवेश करने जा रहा है। अभी तक लोगों से उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा में जाने के लिए कहा जाता था, लेकिन अब इजरायली सेना दक्षिणी गाजा पर भी बड़े हमले की तैयारी कर चुकी है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में पर्चे गिराकर लोगों से तुरंत निकल जाने के लिए कहा गया है। इस इलाके में हमास के 3 टॉप कमांडरों के छिपे होने की आशंका है। और देखिए बड़ी खबर क्या है, गाजा पर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा बयान सामने आया। पश्चिमी गाजा से हमास साफ हो चुका है, योव गैलेंट की तरफ से कहा गया, और अब हम अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से, योव गैलेंट की तरफ से बड़ी खबर। उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी से पहले संचार व्यवस्था ठप कर दी गई। फिलिस्तीनी मीडिया के अनुसार एक बार फिर बिजली संकट का हवाला देकर गुरुवार से सभी संचार सेवाएं भी बंद हो गई हैं। बाहरी दुनिया से संपर्क कट गया है। इसके बाद आशंका है कि अब गाजा के दक्षिणी हिस्से पर कयामत आने वाली है। उत्तरी गाजा से आईडीएफ ने हमास का लगभग सफाया कर दिया है। हालांकि अब भी कई जगहों से हमास के लड़ाके सुरंगों से हमले कर रहे हैं, जिसका आईडीएफ जवाब दे रही है। अब आईडीएफ ने गाजा के दक्षिणी हिस्से में बड़े सैन्य अभियान के संकेत दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खान यूनिस में इजरायली सुरक्षा बलों ने नागरिकों को दक्षिणी गाजा को खाली करने की चेतावनी दी है। इसके लिए आसमान से पर्चे गिराए गए, जिसके बाद विस्थापितों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया। एक आंकड़े के मुताबिक गाजा से 15 लाख से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं। अधिकतर लोगों ने दक्षिण में पनाह ले रखी है, जहां भोजन, पानी और बिजली की कमी बढ़ती जा रही है। उधर गाजा से लगी मिस्र की सीमाएं में भी शरणार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तो इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि पश्चिमी गाजा हमारा हो गया और अब बारी है दक्षिणी गाजा की। इसको लेकर क्या बड़ी जानकारी आ रही, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखाते हैं। तो इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बहुत बड़ा दावा, पश्चिमी गाजा से हमास का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है, खात्मा कर दिया गया है, इजरायली सेना के कब्जे में है पश्चिमी गाजा शहर। इस बात का दावा, पश्चिमी गाजा में जमीनी ऑपरेशन पूरा हो चुका है, ग्राउंड ऑपरेशन के दूसरे चरण की अब यहां पर शुरुआत हो गई है। इसके अलावा अल शिफा अस्पताल से कई सबूत मिलने का दावा भी किया गया है। अस्पताल में हमास के अड्डे होने के कई सबूत मिले हैं, यह दावा इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से। जल्द ही पूरे गाजा से हमास का सफाया हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा, यह दावा इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, दक्षिणी गाजा पर आईडीएफ हमले का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी गाजा के बाद
दक्षिणी गाजा पर अब टारगेट है। लोगों से इलाका छोड़ने के लिए कह दिया गया है। हमास कमांडर के छिपे होने की यहां पर आशंका है, लेकिन बड़ा सवाल कि उत्तर से दक्षिण तो चले गए बड़ी संख्या में गाजा के लोग, लेकिन अब यहां से जाएं तो कहां जाएं अगर इजरायली सेना यहां पर हमला करती है। और चलिए अब आपको दक्षिणी गाजा की जो बारी है, जिसका ऐलान कर दिया गया है, कैसे बड़े हमले की तैयारी है, इसको लेकर एक एक जानकारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो दक्षिणी गाजा में किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है, इस बात को लेकर अब वार्न कर दिया गया है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस पर बड़े हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल ने लोगों से खान यूनिस इलाका तुरंत छोड़ने के लिए कह दिया है। लोगों को आगाह करने के लिए इलाके में पर्चे तक गिराए गए। हमने देखा था कि इसी तरह से पर्चे हमले से पहले उत्तरी गाजा में गिराए गए थे। दक्षिणी गाजा में हमास के 3 कमांडरों के छिपे होने की आशंका जाहिर की गई है। याहिया सिनवार जो कि हमास का गाजा में प्रमुख है, इसके अलावा मोहम्मद दाफ के छिपे होने का इनपुट मिला है। उत्तर गाजा के बाद आईडीएफ के निशाने पर दक्षिणी गाजा भी आ गया है। अभी तक लोगों से दक्षिणी गाजा में जाने के लिए कहा जा रहा था। इजरायली फोर्स अब दक्षिण में भी बड़ा हवाई हमला कर सकती है, जो जानकारी सामने आ रही है। ये इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी गाजा पट्टी के अंदर आईडीएफ के साथ ऑपरेशन में दिशा निर्देश के साथ जमीनी कार्रवाई में बराबर जुटे हैं। चीफ ऑफ स्टाफ ने आईडीएफ का हौसला बढ़ाया है। हम गाजा पट्टी के उत्तर में सैन्य प्रणाली को नष्ट करने के करीब हैं। हम पूरी जी जान से लगे हैं। हम अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी मोर्चे पर डटे हैं। उन्होंने अल शिफा, इंडोनेशियन, रंतिशी समेत कई अस्पतालों में जमीनी ऑपरेशन को कामयाब बताया और कहा कि वो इस ऑपरेशन के अगले चरण की शुरुआत के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने अस्पताल के अंदर के नतीजों पर ज्यादा कुछ बोलने से इनकार कर दिया। गैलेंट 36वें डिवीजन के कमांड सेंटर के दौरे पर थे। इजरायली वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल तोमर बार ने कसम खाई है कि इजराइल हमास के हर लड़ाकों को ढूंढ निकालेगा और उन्हें खत्म करके ही दम लेगा। 7 अक्टूबर को जब से हमने अपनी ड्यूटी शुरू की है, लेकिन अब तक वो पूरा नहीं हुआ है। वायुसेना लगातार काम कर रही है। हम हमास को जमीन पर और जमीन के नीचे मार रहे हैं। हमने हमास के हजारों लड़ाकों को मारा है। उन्हें खत्म करके ही दम लेंगे। तो गाजा के अल शिफा अस्पताल में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान चौंकाने वाले खुलासे भी हुए और हमास की करतूतों की ऐसी बैलेंस शीट है जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान हो गई है। पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। इजराइल की आर्मी इस वक्त गाजा के अल शिफा अस्पताल में बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है और अब उसने इस अस्पताल से हमास का असली चेहरा दुनिया को दिखाया है। इजराइल ने बताया है कि कैसे गाजा का सबसे बड़ा अल शिफा अस्पताल हमास के हथियारों का डिपो बना हुआ था, जहां पर उसने बड़ी तादाद में हथियारों को जमा किया हुआ है। इसके अलावा इजराइल की डिफेंस फोर्स ने बाकायदा वीडियो सबूत को पेश किया और दावा किया कि हमास ने अल शिफा अस्पताल में अपने घातक हथियारों को छिपा कर रखा हुआ था। और इतना ही नहीं, कहीं पर मरीजों की आड़ में तो कहीं पर एमआरआई मशीनों के पीछे बंदूक और ग्रेनेड को छिपा कर रखा हुआ था, इस बात का भी दावा। और इसके अलावा इजराइल का यह भी दावा है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास का हेडक्वार्टर भी है, जहां पर बैठकर इजराइल पर हमले की रणनीति को बनाया गया था। तो यह जानकारी अभी तक आईडीएफ की तरफ से आज इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से जारी किया गया 6 मिनट 59 सेकंड का वीडियो उन लोगों को अब जरूर देखना चाहिए जो हमास के हमदर्द बने घूम रहे हैं, जो गाजा में आम लोगों की जान की दुहाई देते हुए हमास को कवर फायर दे रहे हैं। उन लोगों को आज देखना चाहिए जो हमास रॉकेट वर्षा करके इजराइल को खून खून कर देता है, वो कैसे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को अपनी ढाल बनाता है, मस्जिदों और अस्पतालों को हथियारों के गोदाम बनाता है, और ये सब कुछ कैमरे में कैद हुआ है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का हम रुख कर रहे हैं। इजराइल का गाजा में ऑपरेशन, अस्पताल जारी, अल शिफा अस्पताल समेत कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। इस दौरान एक महिला बंधक का शव यहां से मिलने के बाद सनसनी मच गई है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। של פעילות פשיטה
गाजा में हमास ने इजराइल पर अटैक के लिए कितनी बड़ी तैयारी की थी, आईडीएफ ने इससे पर्दा हटा दिया है। गाजा में अल कुदस समेत कई अस्पतालों में चलाए गए जमीनी ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा मिला है। आईडीएफ को बड़ी संख्या में गाड़ियां भी मिली हैं, जिसमें एक पिकअप वैन भी शामिल है। इस पिकअप वैन में घातक हथियार भरे पड़े थे। अल कुदस अस्पताल से बरामद किए हथियारों की कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इसी तरह रंतेशी अस्पताल में भी सुरंगों में हमास के हथियार मिले हैं, जिसकी तस्वीरें आईडीएफ ने जारी की है। गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल पर आईडीएफ की कार्रवाई अब भी जारी है। अपने ताज़ा बयान में आईडीएफ ने कहा है कि अल शिफा अस्पताल में उन्हें यहूदित वीस नाम के एक बंधक का शव भी मिला है। इस बीच फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गाजा के 35 अस्पतालों में से 26 बंद हो चुके हैं। ईंधन नहीं होने की वजह से बाकी बचे खुचे 9 अस्पताल जैसे तैसे काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में ईंधन की कमी पर चिंता जताई है और कहा है कि बगैर बिजली, पानी और इलाज के गाजा में पूरी तरह ब्लैकआउट की स्थिति है। इससे मदद पहुंचाने में दिक्कतें भी आ रही हैं। और वहीं युद्ध को 1 महीना हो गया, इसके बाद भी करीब 250 बंधकों को छुड़ाया नहीं जा सका है। इस मसले को लेकर कल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट की काफी अहम बैठक भी हुई। हमास के लड़ाके बंधकों को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए कल एक हाई लेवल बैठक हुई। नेतन्याहू ने युद्ध कैबिनेट की एक बैठक बुलाई, जिसमें रक्षा मंत्री के साथ आईडीएफ के कई सुरक्षा अधिकारी भी शामिल हुए। नेतन्याहू ने अधिकारियों के साथ जमीनी ऑपरेशन के साथ ही बंधकों को छुड़ाने को लेकर विचार विमर्श किया, जिसके बाद नेतन्याहू ने ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में नेतन्याहू ने लिखा, कंटिन्यू अंटिल विक्ट्री, यानी विजय पाने तक वो अपना अभियान जारी रखेंगे। इधर गाजा पट्टी में इजरायली कमांडो गली गली, घर घर जाकर हमास का पता लगा रहे हैं। जहां कहीं वो छिपे हों, वो उनके निशाने पर है। बताया जाता है कि ये शट्टी कैंप के उत्तर का इलाका है, जहां वायुसेना की मदद से ये जवान पहुंचे हैं। इजरायली कमांडो ने छापेमारी के दौरान हमास के कई लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया और साथ ही सुरंग और इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। गाजा पट्टी के उत्तर में बुलचिड में एक होटल पर भी कमांडो ने छापा मारा, जहां से हथियारों के कई भंडार पाए गए हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने एमपी छत्तीसगढ़ के वोटरों से अपील की है, मतदाता पूरी गर्मजोशी के साथ मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। हर वोट लोकतंत्र के लिए बहुमूल्य है। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने एमपी छत्तीसगढ़ के वोटरों से अपील की है, मतदाता पूरी गर्मजोशी के साथ मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। हर वोट लोकतंत्र के लिए बहुमूल्य है। और बड़ी खबर आ रही है, कैलाश विजयवर्गीय ने मतदान से पहले पूजा की है। इंदौर विधानसभा 1 से मैदान में है कैलाश विजयवर्गीय। तो आज वोटिंग हो रही है और देखिए वोटिंग के दौरान इंदौर विधानसभा 1 से मैदान में बीजेपी के प्रत्याशी हैं कैलाश विजयवर्गीय और वोटिंग से पहले उन्होंने पूजा की है। काफी जबरदस्त वर्चस्व रहा है मध्य प्रदेश का ये जो इंदौर क्षेत्र। कैलाश विजयवर्गीय ने मतदान से पहले पूजा की है। इंदौर विधानसभा 1 से मैदान में है कैलाश विजयवर्गीय। तो आज वोटिंग हो रही है और देखिए वोटिंग के दौरान इंदौर विधानसभा 1 से मैदान में बीजेपी के प्रत्याशी हैं कैलाश विजयवर्गीय और वोटिंग से पहले उन्होंने पूजा की है। काफी जबरदस्त वर्चस्व रहा है मध्य प्रदेश का ये जो इंदौर क्षेत्र। और अगली अहम खबर इंदौर से। इंदौर में कांग्रेस बीजेपी नेताओं के बीच मारपीट की खबर है। जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी और बीजेपी पार्षद पुष्पेंद्र सिंह के बीच मारपीट हुई है। थाने के बाहर दोनों पार्टी नेताओं ने हंगामा किया। ईरान और हमास ने मिलकर गाजा युद्ध को खत्म करने का महाविध्वंसक प्लान तैयार किया है और इसका पहला लक्ष्य है इजरायल का खात्मा और दूसरा लक्ष्य है फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लान नवंबर की शुरुआत में तेहरान में बनाया गया था और तेहरान में हमास लीडर हानिया की ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात हुई। इजरायल को खत्म करने का कोड डिमोना एक्टिवेट कर दिया गया है। कोड डिमोना का मतलब है कि बिना परमाणु हथियार प्रयोग किए इजरायल पर परमाणु हमला। हमास ये कैसे करने वाला है और इजरायल अमेरिका ने मिलकर इस विध्वंस को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए हैं, देखिए खास रिपोर्ट।
लक्ष्य फिलिस्तीन निर्माण, इजराइल में परमाणु संघात। क्या यही है हमास और ईरान का प्लान? अब तक युद्ध की दिशा और दशा से यही लगा कि गाजा के समतल होने के बाद इजराइल का प्लान गाजा को नष्ट कर इजराइल का विस्तार करना है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल कुछ और नजर आ रही है। हमास के पक्ष में खड़ी संगठित शक्तियों ने घोषणा कर दी है कि फिलिस्तीन का निर्माण होकर रहेगा। 2 नेशन थ्योरी ही युद्ध का समाधान है। वो एक बार फिर 1947 वाली स्थिति बनने जा रही है। क्या एक बार फिर फिलिस्तीन का नक्शा 1947 जैसा होने वाला है? और क्या हमास समर्थकों की ये कोशिश न्यूक्लियर युद्ध की चिंगारी बन सकती है? क्योंकि हमास समर्थकों ने ऐलान कर दिया है कि फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना होकर रहेगी। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि इजराइल और अमेरिका फिलिस्तीनियों को खत्म करना चाहते हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा है कि उनकी सरकार फिलिस्तीन को मान्यता देने पर विचार कर रही है। अरब के कई देश हैं जो इजराइल के अस्तित्व को मानते ही नहीं हैं और अब फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना की मुहिम शुरू कर दी गई है। इजराइल को टेररिस्ट स्टेट यानी आतंकी देश घोषित किया जा रहा है और फिलिस्तीनी नस्ल के संहार का दोषी ठहराया जा रहा है। İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. तुर्की ने सोच समझकर इजराइल के परमाणु हथियारों का मुद्दा विश्व मंच पर उठाया है। इसका मकसद है इजराइल के अवैध परमाणु हथियारों को मुद्दा बनाकर उसे घेरना। इजराइल ने भी तुर्की की इस कोशिश को आतंक का समर्थन करार दिया है। तुर्की के बयान से साफ है कि अब हमास समर्थकों के निशाने पर इजराइल के न्यूक्लियर बेस और परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट है कि इस प्लान को नवंबर के पहले हफ्ते में तैयार किया गया। नवंबर की शुरुआत में हमास के लीडर हानिया और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की तेहरान में मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग में खामनेई ने कहा कि ईरान को हमास का समर्थन लगातार जारी रहेगा, लेकिन युद्ध में सीधे ईरान नहीं कूदेगा। खामनेई के बयान का मतलब है कि हमास को हिजबुल्लाह का समर्थन जारी रहेगा। हमास के जरिए ईरान अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएगा। इजराइल में रेडिएशन विस्फोट के लिए हमास का इस्तेमाल किया जाएगा। खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान और हमास मिलकर इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमले का प्लान बना रहे हैं और ये सेंटर्स इजराइल के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। इधर फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट सेंटर फॉर नॉन प्लॉरिफरेशन स्टडीज और कार्नीज एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस की रिपोर्ट यह है कि नेगेव रेगिस्तान में डिमोना नाम का एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। यहां पर प्लूटोनियम का प्रोडक्शन और हथियारों से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है। रफाल में भी इजराइल की न्यूक्लियर वेपन असेंबली फैसिलिटी होने की रिपोर्ट सामने आई। माना जा रहा है कि ईरान और तुर्की ने मिलकर इजराइल के इन परमाणु ठिकानों पर हमले करके इजराइल के अंत का प्लान तैयार किया है।
क्योंकि टू नेशन थ्योरी इजराइल को कभी मंजूर नहीं होगी और इसीलिए इजराइल को रेडिएशन से खत्म करके ईरान अपना सबसे बड़ा खतरा खत्म करना चाहता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में इजराइल सबसे बड़ी बाधा है और ईरान भी परमाणु हथियार बनाने के करीब है। IAEA की रिपोर्ट है कि ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है। 60% संवर्धित यूरेनियम वेपन ग्रेड यूरेनियम के बहुत करीब होता है। अगर 60% से ज्यादा संवर्धित किया गया तो इससे 3 परमाणु बम तैयार किए जा सकते हैं। मतलब ये कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। परमाणु केंद्र पर हमले की धमकी देने वाले इजराइल को खत्म करने का प्लान तैयार कर रहा है। इसीलिए हमास, हिजबुल्ला और हूती सहित कई संगठनों को इजराइल के खिलाफ युद्ध में उतार दिया गया है। ईरान के इस प्लान पर पुख्ता होने की मोहर अमेरिकी सेना की एक गतिविधि से लग रही है। अमेरिका ने इजराइल की जमीन पर अपनी सेना उतार दी है। एक अरबी अखबार ने लेबनीज खुफिया एजेंसी के हवाले से यह दावा किया है कि अमेरिका के 2000 सैनिक इजराइल पहुंच चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों की जिम्मेदारी और सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है। खबर है कि 2 न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर्स की सुरक्षा यूएस सेना ने संभाल ली है। पहला न्यूक्लियर बेस है डिमोना, जहां यूएस सेना पहुंच चुकी है। दूसरा न्यूक्लियर बेस नेगेव रेगिस्तान में है, जिसकी सुरक्षा यूएस सेना को सौंप दी गई है। यूएस ने इन न्यूक्लियर ठिकानों पर लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। आशंका गहरा रही है कि हमास के रॉकेट, हिजबुल्ला या हूती की मिसाइलें इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर बरस सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो अरब से विश्व विनाश करने वाला युद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।